Hello everyone, this is Sovin sir, and today we are going to start lecture number 4 of alcohols, phenols and ethers. सबसे पहले लास्ट कंटेंट में मैंने बच्चे जो अल्कोहल था उसका प्रिपरेशन मैंने ख़त्म किया था. एक छोटा सा नोट है जो यहाँ पे मैं लिखाना चाहूँगा, ठीक है, और उसके बाद मैं शुरू करूँगा आज प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. चलो, नोट में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एक और मेथड से बनाया जा सकता है. ऑल्दो ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये कंटेंट आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए. साइक्लिक ईथर, बच्चे साइक्लिक ईथर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं हम. दिखाता हूं मैं आपको कैसे. देखो, ये है मेरे पास CH2, इन दोनों को मैंने O के थ्रू अटैच कर दिया. इसको हम बोलते हैं साइक्लिक ईथर. साइक्लिक ईथर को अगर मैं नाम की बात करूं, अगर स्पेसिफिक नाम की बात करूं, तो ये 1 और 2 हम इसको पढ़ेंगे. 1 नंबर पे O अटैच और ये 2 नंबर है. तो इसका मतलब कि जो साइक्लिक अटैचमेंट वो 1 और 2 के बीच में है. तो 1,2 और इसे हम बोलते हैं इपॉक्सी. O जो होगा मेरा बच्चे इपॉक्सी होगा, और जो 2 कार्बन दिख रहे हैं तुमको लगातार सिंगल बॉन्ड के साथ में, उसको हम बोलेंगे अल्केन में इथेन. तो 1,2 इपॉक्सी इथेन. जैसे अगर 3 कार्बन हुआ और उसके 1 और 2 पे O अटैच है तो हम बोलेंगे 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन. जितने बड़े कार्बन होंगे उसके हिसाब से ये अल्केन नाम आ जाएगा, और नंबरिंग जिस कार्बन के बीच में O अटैच होंगे वो नंबरिंग आपको करना होगा. क्लियर है. इसमें मुझे क्या मिलाने की बात कर रहा हूं मैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो ग्रिग्नार्ड का फॉर्मूला आपको पता है, RMgX. लास्ट लेक्चर में मैंने ग्रिग्नार्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सिखाया था, ड्राई ईथर. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है. Mgx कहा जाएगा बच्चे, ऑफकोर्स Mgx इस O के पास जाएगा. जैसे ये इस O के पास जाएगा तो कंपाउंड मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा. जरा देख लेते कैसा बनेगा. CH2, ध्यान देना जरा, फिर CH2 और इसके आगे O है. O से अटैच हो गया Mgx. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चीजें कट नहीं रही हो, ठीक है. Mgx. अब आप देखेंगे कि सबके वैलेंसी परफेक्ट है एक्सेप्ट इस C की, क्योंकि ये C जो है जब इस यहां से बॉन्ड टूट चुका है O का. क्यों टूट गया बच्चे? क्योंकि जब ये Mgx इस O के पास आएगा तो O के पास ऑलरेडी 2 बॉन्ड मिल जाएंगे, एक यहां से और एक Mg से. दूसरे क्या किया, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया. जब ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा तो बच्चे इस कार्बन की वजह से डिस्टर्ब हो गई. जब इस कार्बन की वजह से डिस्टर्ब होगी तो ये अपने आप को पूरा करने के लिए क्या करेगा, इस R को बुला लेगा. तो ये R इसके पास आ गया, चलेगा. अब इस कंपाउंड में मैं क्या करने वाला हूँ, तो इस कंपाउंड को मैं कहीं ना कहीं इस तरह से दिखा देता हूँ कि भाई ये मेरा कॉम्प्लेक्स बन चुका है. इस कॉम्प्लेक्स में मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, इस कॉम्प्लेक्स में मैं अब पानी ऐड कर दूंगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. चलेगा. तो अब क्या होगा, यहां से जरा चेक करो, Mgx बाहर और यहां से OH बाहर, क्योंकि Mg जो X है बच्चे उसको यहां पे OH जो है अच्छा माइनस मिल गया. अब ये H कहा जाएगा, ये H इस O के पास चला गया. तो मेरा जो आंसर होगा वो बन जाएगा RCH2OH, जो कि अपने आप में दिखा रहा है प्राइमरी अल्कोहल. मैं जरा हट जाता हूं ताकि आप अच्छे से कॉपी कर लो. क्लियर है. चलो, तो आज मैं शुरू करने वाला हूं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में मैंने ऑलरेडी बच्चे टाइटल्स लिख के रखे हुए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली 4 ही प्रिपरेशन है यहाँ पे, ठीक है. और उस प्रिपरेशन में क्या आने वाला है वही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ. बहुत इजी प्रिपरेशन है. नंबर ए प्रिपरेशन है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं डाउ प्रोसेस, ठीक है, DOW, डाउ प्रोसेस. क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ. क्लोरोबेंजीन जो होता है उसमें आप मिलाते हो NaOH. देख लो जरा, बहुत ईजी रिएक्शन होता है. एक एक चीज को समझते चलो, बहुत ईजी होगा बच्चे. ये हो गया आपके लिए क्लोरोबेंजीन. इसमें मैंने मिला दिया NaOH और इसको मैं हीट करता हूं अप्रोक्सीमेटली 623 केल्विन के आसपास और 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अप्लाई करता हूं. जैसे मैं इतने टेम्परेचर पे हीट करूंगा तो कॉमन सी बात है कि ये जो आपका NaOH इसमें से पानी बाहर जाएगा. तो आपने क्या किया, NaOH में से पानी बाहर निकाला, मतलब यहाँ पे H कितना हो गया 2 टाइम्स. यहाँ पे H1 है तो आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया. जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे H2O बाहर चला गया. Na कितना हो गया 2 टाइम्स, मतलब एक Na और एक Cl भी क्या होगा आपका बाहर जाएगा. तो एक और कंपाउंड यहाँ पे बाहर चलेगा, सोडियम क्लोराइड. अब देखते हैं क्या बच गया, 2 Na में से एक Na अभी बचा हुआ है और 2 O में से एक O भी बचा हुआ है. इसका मतलब कि मेरे पास जो बनने वाला कंपाउंड है बच्चे वो कुछ ऐसा है बचा हुआ है अभी भी. ध्यान देना जरा, जरा अच्छा लिखता हूं मैं. ये इस तरह से बचा हुआ कंपाउंड मेरे पास है. तो ये रहा मेरे पास बचा हुआ कंपाउंड, ये रहा बेंजीन रिंग, इसके ऊपर ONA बचा हुआ है. इसके नाम की बात कर लेंगे. इसका नाम आपको तो पता ही है, क्लोरोबेंजीन है, तो मैंने लिख दिया क्लोरोबेंजीन. और इसके नाम की अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलते हैं सोडियम. और बेंजीन का जो बच्चे स्टार्टिंग का नाम था फिन होता है, और फिन पे ऑक्साइड अटैच है, मतलब ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड. चलेगा. फिनॉल अभी नहीं बना है. अब इस कंपाउंड को नीचे लेके आ जा रहा हूं मैं. तो ये आ गया मेरा, ये कंपाउंड नीचे आ गया, ठीक है. ये देखो मैंने कंपाउंड को नीचे लिख दिया, ONA को, सोडियम फिनॉक्साइड को, और इसमें मैं मिलाऊंगा डाइल्यूट HCl. जैसे ही मैं डाइल्यूट HCl मिलाऊंगा
आप देखेंगे यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर, और कंपाउंड बन जाएगा मेरे पास जो बन रहा है यहाँ पे इस समय बेंजीन, इसके ऊपर अटैच हो जाएगा OH, O है यहाँ पे H आएगा, फिनॉल इसको बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं इसको हम, फिनॉल बोलते हैं। और बाहर क्या चला गया, NaCl बाहर चला गया। देख लो एक बार रिएक्शन, डाउ प्रोसेस बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है एग्जाम में। देख लो मैं हट गया हूं, ताकि जो लोग पॉज करके अच्छे से समझना चाहते हैं, दोबारा लिखना चाहते हैं, लिख ले अच्छे से। वापस से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। क्लोरोबेंजीन में मैंने NaOH मिलाया, 623 केल्विन पे हीट किया, 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जैसे आप हाई टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, इसमें से पानी बाहर जाएगा, तो यहाँ पे H2O बाहर चला गया। यहाँ पे H कितना है बच्चे, 2 है, जबकि NaOH में H कितना है, 1 है। तो आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो H2O बाहर चला गया। एकदम क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे 2 Na है, तो एक Na और एक Cl बाहर जाएगा, क्योंकि Na प्लस Cl माइनस बाहर जाएगा, तो एक NaCl बाहर चला गया। अब जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इस कंपाउंड का नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड। चलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, ये चीज को याद रखना। इसीलिए फिनॉल, जब कभी आप केमिकल रिएक्शन सिखाऊंगा मैं आपको, तब आपको पता चलेगा कि फिनॉल हमेशा सोडियम फिनॉक्साइड में क्यों बनना चाहता है, क्योंकि फिनॉक्साइड जो होता है बच्चे वो फिनॉल के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे दिख रहा है, इसमें अगर मैं डाइल्यूट HCl मिला दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा फिनॉल। अब एक चीज और आपको मैं बता दूं कि जो फिनॉल होता है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखा रहा हूं मैं। ठीक है, छोटी छोटी जगह बच्चे मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ हर एक जगह को, यहाँ पे नोट लिखा देता हूँ आपके लिए मैं। नोट क्या है मैं बता देता हूँ। नोट ये है कि बच्चे फिनॉल का एक और नाम होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो फिनॉल का एक और नाम होता है कार्बोलिक एसिड। ध्यान देना इस बात को, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं जब एग्जाम में पूछा जाता है हाउ विल यू प्रिपेयर कार्बोलिक एसिड, उन्हें लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड पूछ रहा है। नहीं बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पूछ रहा है, कार्बोलिक एसिड का मतलब है फिनॉल पूछ रहा है। क्लियर है सबको? यहां पे हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि फिनॉल का मतलब कार्बोलिक एसिड होता है। चलेगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलो मैं नंबर बी की बात करता हूं, फ्रॉम क्यूमीन। अब ये क्यूमीन क्या है, बहुत इजी नाम है। क्यूमीन बोलने के लिए तो क्यूमीन होता है, लेकिन इसका जब आप आई पैक देखेंगे तब आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा। जब इसका आप कॉमन नेम एक और देखेंगे तो ज्यादा पिक्चर क्लियर होगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। चलो मैं बनाता हूं क्यूमीन का स्ट्रक्चर आपके लिए। ये कॉमर्शियल मेथड भी होता है फिनॉल बनाने का। तो ये रहा मेरे पास क्यूमीन का स्ट्रक्चर, देख लो बहुत इजी। यहां पे मैंने ले लिया है CH, यहां पे मैंने ले लिया है CH3, और ऊपर भी बच्चे मैं जरा नंबरिंग थोड़ा सा हटा देता हूं, और यहां पर भी हम रखेंगे CH3, नंबर बी ऊपर मैं ले लेता हूं। ठीक है, ये देखो इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं ये क्यूमीन है। क्या है बच्चे, ये क्यूमीन है। इसका और नाम क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 कार्बन जिसके 2 नंबर पे बेंजीन आया, मतलब कि आपको बोला गया था भाई 3 कार्बन होते हैं और 2 नंबर पर अगर कोई अटैचमेंट होता तो उसको हम आइसो बोलते थे। तो इसका एक और नाम हो सकता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या नाम हो सकता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से भी जाना जा सकता है। ये क्यूमीन तो आपने बता ही दिया ऑलरेडी कि क्यूमीन है ये। एक और नाम क्या हो सकता है, आईपैक की बात करेंगे तो 1 2 नंबर पे फिनाइल और 3 कार्बन का अल्केन प्रोपेन, इसका एक और नाम हो सकता है 2 फिनाइल प्रोपेन। चलेगा, कुछ कट नहीं रहा हो ऐसा मैं सोच रहा हूं। अब इसमें करते क्या है बच्चे, इसमें हम मिलाते हैं O2 एयर मिलाते हैं। चलेगा, तो ये मैंने मिला दिया ऑक्सीजन। किसके प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन, कोबाल्ट नेफ्थेनेट, दिख रहा है नेफ्थेनेट। ठीक है, ये आप कैटलिस्ट लेते हो और 423 के आसपास टेम्परेचर क्या करते हो, अप्लाई करते हो। तो जब आप ये अप्लाई करेंगे तो एक एडिशनल प्रोडक्ट बनता है, मतलब कि कुछ बाहर नहीं निकलेगा बल्कि O2 इसी के अंदर ऐड हो जाएगा। तो किस तरह से ऐड होता है मैं दिखाता हूं आपको। ये देखो कुछ इस तरह से ऐड हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग वैसे का वैसे, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे जगह थोड़ी मुझे कम मिल रही तो मैं जरा आगे सरका लेता हूँ अपना कंपाउंड, यहाँ पे यूज करता हूँ। चलो देख लो, ये इस तरह से बन जाएगा बेंजीन रिंग। यहाँ पे हो गया आपके पास C, इसके बीच में बच्चे O आ जाएंगे, आगे जो H था वैसे का वैसे, मतलब ये CH के बीच में डबल O आ चुका है, और ये CH3 वैसे का वैसे बच्चे, और यहाँ पर भी CH3 वैसे का वैसे है। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है जनरली अगर हम बोलने जाए तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या नाम होगा इसका, देख लो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए कि भाई ये क्यूमीन है और ये हाइड्रो है, और डबल O की वजह से पेरोक्साइड वर्ड इसमें यूज करते हैं। तो हाइड्रोपेरोक्साइड, कोई डाउट है किसी को, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब होता क्या है इसके अंदर जरा चेक करो, बहुत इजी है बच्चे। अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को आप आगे हीट कर दो डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में, सिंपल एकदम। डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में इसको हीट कर दो। तो जब मैं इसको हीट करूंगा तो देखो यहाँ पे, यहां से ये जो दिख रहा है जो मैं सर्कल कर रहा हूं इस समय, ये बाहर चला गया। क्या बन गया ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब ये एसीटोन बन के बाहर निकल गया, और ये OH यहाँ आके फिट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपको दिखा देता हूं मैं, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरह का कंपाउंड, ये बन जाएगा कुछ इस तरह का कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं बच्चे,
फिनॉल, और बाय प्रोडक्ट में ही बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको हम बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं बच्चे? एसीटोन बोलते हैं। कोई डाउट है किसी को? कहीं पर कोई कंफ्यूजन है? आराम आराम से लिखो बच्चे। कोई कंजेशन जैसा कुछ ऐसा नहीं कि सर बहुत कंजेस्टेड हो रहा है, आप एक टाइम पे एक ही रिएक्शन सीखने वाले हो, ठीक है? तो वीडियो को आराम से पॉज करके चलो कि भाई एक रिएक्शन हो गया मेरा, चलो अब मेरा फोकस दूसरे पे रहेगा, दूसरा हो गया, चलो अब मेरा फोकस तीसरे पे रहेगा। तो कोई ऐसा, भले ही ओवरऑल पूरा देखेंगे तो बहुत कंजेस्टेड लगेगा, लेकिन मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि सारा प्रिपरेशन आपको एक साथ सीखने के लिए मिले, ताकि आपको जो लिंक रहे वो बना रहे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी को? चलो नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। जो नंबर सी है जरा देख लेते हैं क्या है नंबर सी। नंबर सी है बच्चे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कैसे करेंगे? बहुत ईजी है, चीजों को समझेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। दिखाता हूं आपको कैसे होने वाला रिएक्शन। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड करते क्या हम लोग? पहले हम लोग ना सल्फोनिक एसिड ले लेंगे। क्या होता है सल्फोनिक एसिड? चलो मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। चलो नीचे से लिखता हूं मैं। ये देखो, ये मेरे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड दिख रहा है। ये मैंने बेंजीन लिया, सल्फोनिक एसिड का मतलब होता है SO3H। इसमें मैं क्या मिलाऊंगा बच्चे? NaOH मिलाऊंगा। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये एसिड है, ये बेस है, तो कॉमन सी बात है पानी बाहर जाएगा और बनने वाला कंपाउंड कुछ सॉल्ट बन जाएगा। तो ये मैंने बना दिया सॉल्ट आपके लिए। देख लो ये सॉल्ट बन चुका है। ध्यान देना, एक एक चीज को समझो। ये सॉल्ट हो गया आपके लिए SO3Na, मतलब कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट नाम हो गया। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इसका नाम हो जाएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब इस कंपाउंड में मैं वापस से NaOH मिलाने वाला हूं। इस कंपाउंड में मैं क्या मिलाऊंगा बच्चे? वापस से NaOH मिलाऊंगा। कितनी मिला के क्या करूंगा मैं? इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 523 केल्विन पे इसको मैं हीट कर रहा हूं। ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो आप टेम्परेचर दिखा रहे हो यहाँ पे ऑलरेडी, तो हीट साइन नहीं देंगे तो भी चलेगा। वापस से देखो, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास, लेकिन आप नाम लिखेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मैंने हीट किया तब बन जाएगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्लियर है? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। उसमें मैंने वापस से NaOH मिलाया और उसको हीट किया 523 के आसपास। तब मैं ये देखता हूं कि भाई इस कंपाउंड में जैसे आपने टेम्परेचर 523 रखेंगे, कॉमन सी बात है NaOH में से क्या बाहर जाएगा? पानी बाहर चला गया। तो ये पानी बाहर दिखा दूं। अब पानी बाहर गया तो H2 कितना हो गया? यहाँ पे H कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। यहाँ पे H कितना? 1। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान देना बच्चे, ये Na2 और ये SO3 बाहर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि सोडियम सल्फाइड। Na2SO3 बाहर चला गया। अब क्या बचेगा? अब ये बेंजीन बचा, अब ये Na2 चला गया बाहर, तो सिर्फ ये वाला Na बचा और यहाँ पे एक O बचा। मतलब बचने वाला कंपाउंड हो गया मेरे पास सोडियम फिनॉक्साइड। ये वही चीज है जो बच्चे इसके पहले आपने बनाया था यहाँ पे पहले वाले रिएक्शन में, तो बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अभी सोडियम फिनॉक्साइड को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। क्लियर है? इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। तो इसको जब मैं नीचे लेके आऊंगा तब क्या होगा दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा मेरे पास सोडियम फिनॉक्साइड, और आपको पता है इसके अंदर अगर मैं HCl मिला दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा फिनॉल। चेक करो कितना इजी रिएक्शन था। ये मिल गया आपको फिनॉल और बाहर जाएगा बच्चे NaCl। ये मिल गया आपको फाइनल आंसर फिनॉल। चेक करो, छोटे छोटे जगह में मैं चीजों को कवर कर रहा हूं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो यहाँ पे मैं डबल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका मतलब कि यहाँ पे एक रिएक्शन खत्म हुआ और ये नया रिएक्शन शुरू हो रहा है। चलेगा? डॉट लगा दो आपके लिए कि भाई ये 2 स्टेप का रिएक्शन इस तरह से हो रहा है। ठीक है? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। NaOH मिलाया, बन गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर वापस NaOH मिला, हीट करेंगे तो 523 के आसपास, तो बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड और ये बाय प्रोडक्ट निकल जाएंगे। पहला रिएक्शन खत्म। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को नीचे लेके आ जाओ, उसमें HCl मिला तो आंसर बन जाएगा फिनॉल। चलो पॉज करके अच्छे से रिएक्शन लिख लो। चलो मेरे ख्याल से आपका हो चुका होगा। नंबर डी की मैं बात कर रहा हूं। नंबर डी क्या बच्चे? फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन दिखता कैसा है, होता कैसा है, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा बेसिक, आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो अगेन ये बहुत इजी रिएक्शन होता है। एनिलीन का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर NH2। तो ये रहा मेरा बेंजीन रिंग और उसके ऊपर मैंने NH2 लिख दिया। ये रहा मेरे पास NH2। इसको हम बोलते हैं एनिलीन। अब इसमें मिलाते क्या है बच्चे? इसमें मिलाते हैं नाइट्रस एसिड। मिलाते हैं नाइट्रस एसिड प्लस HCl। जनरली होता है कि ये HCl जो होता है बच्चे, ये NaNO2 के साथ मिलाते हैं हम लोग। तो ये NaNO2 प्लस HCl ऐसा होता है। कैटलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो NaNA2 प्लस HCl मतलब सोडियम नाइट्राइड, और ये जो HCl है दोनों को मिलाने के बाद नाइट्रस एसिड बनता है। लेकिन HCl मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यही HCl मैं बाद में बाहर भी निकाल दूंगा क्योंकि कैटलिस्ट जैसा काम कर रहा है। ठीक है? इसको हम नियर अबाउट 273 केल्विन के आसपास हीट करते हैं। ठीक है? तो ये हीटिंग नहीं हुआ, ये कूलिंग हुआ, इस बात का ध्यान रखना। 0 डिग्री सेल्सियस चलेगा। अब होता क्या है कि जैसे इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा वैसे यहाँ से, पहले तो आपको पता होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो 10th में सीखा होगा, आपने नहीं सीखा तो आप सीख लो कि अगर किसी कंपाउंड में पहले से O अवेलेबल है और उसमें अगर मैं एसिड या बेस मिलाता हूँ तो उसमें से पानी बाहर जाता है, मतलब इस रिएक्शन में पानी बाहर जाएगा।
ये H2O बाहर चला गया। अब O को बैलेंस करो, O यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे O कितना है 1 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, H 4 हो गया, O 2 हो गया। अब देखो H मेरे पास 4 है क्या, 2 H यहाँ पे, 1 H यहाँ पे, 3 1 H यहाँ पे, 4 परफेक्ट हो गया। और O यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी O 2 हो गया, मतलब कि H और O पूरी तरह से बैलेंस है। अब देखते हैं कि क्या डिस्टर्ब हो रहा है, तो चलो उसको सेट कर लेते हैं फटाफट। बेंजीन रिंग मुझे दिखाई दे रहा है, यस बेंजीन रिंग दिखाई दे रहा है बच्चे, तो ये हो गया बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के बाद आप देखेंगे N कितना, एक यहाँ पे N, एक यहाँ पे N, मतलब N2 मेरे पास बचा हुआ है और ये Cl बचा हुआ है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। हैलोजन डेरिवेटिव में भी ये कंपाउंड मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप सीख रहे हो कि ये कैसे बना, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्लियर है बच्चे, जरा मैं अच्छे से सर्कल बना दूं, कोई डाउट है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसीलिए इस मेथड में डायजोनियम बना, इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं डायजोटाइजेशन। चलेगा, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं डायजोटाइजेशन। अब क्या करना है, अब इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को नीचे लेकर जाओ, तो ये पहला स्टेप हो गया, मैं यहाँ पे डॉट कर देता हूँ। दूसरा स्टेप मैं यहाँ से शुरू करूँ। बच्चे ध्यान दो, एक चीज को समझते चलो, कोई कंफ्यूजन जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा आपके पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और इसके अंदर आपने क्या किया बच्चे, इसके अंदर आपने मिला दिया पानी। क्या मिला दिया आपने, पानी मिला दिया, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे आप पानी मिलाएंगे, कॉमन सी बात है, यहाँ से H, यहाँ से Cl बाहर चला गया, यही HCl बाहर गया जो मैंने यूज किया था। मतलब ये HCl एक्चुअल में क्या होगा, कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, आप टेक्स्ट बुक में देखें तो आपको दिया होगा सिर्फ ये मिलाया होगा और यहाँ पे लिखा होगा Na2 प्लस HCl। कंफ्यूज मत होना, HCl एक्चुअल में मैं यूज करके रिएक्शन को ऐसे आगे बढ़ाता हूँ। अब क्या होगा बोलो, HCl बाहर चला गया, ये N2 गैस बन के बाहर चला गया, ये HCl बाहर चला गया, तो बोलो क्या बचा, बेंजीन के ऊपर ये OH बच जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा फिनॉल। क्या बन जाएगा बच्चे, फिनॉल मेरा जो है फाइनल आंसर बन जाएगा। कोई डाउट है तो बोलना, ये बन गया फाइनल फिनॉल। बाहर निकलने वाली चीज़ों को मैं नीचे लिख देता हूँ कि भाई N2 गैस बन के बाहर निकल जाता है और HCl बाहर निकल जाता है। मैं इसी एक्सपेक्टेशन में कि कुछ कट नहीं रहा हो, हर एक चीज़ क्लियर आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, कुछ नहीं कट रहा है बच्चे, कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी, मैं कुछ टाइम के लिए जरा हट जाता हूँ ताकि आप पूरा रिएक्शन एक बार पॉज करके अच्छे से लिख लो। क्लियर है बच्चे, इसका नाम एनिलीन, इसका नाम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो मैंने ये नीचे लिया हुआ है, और इसका नाम फिनॉल, ये तो लिख सकता हूं मैं यहाँ पे फिनॉल। क्लियर है, चलो फटाफट कॉपी कर लो। चलो तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट कंटेंट, मुझे इरेज करना पड़ेगा ये सब चीजों को। ठीक है, अगला कंटेंट बच्चे होगा आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो इस लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म करेंगे और उसके बाद ये जो लेक्चर होगा मेरा वो यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूंगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा लास्ट कंटेंट होगा आज के इस लेक्चर का। चलो देखते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, कैसे आप डील करेंगे। ठीक है, चलो बताता हूँ बच्चे, बहुत इजी है सब चीजें समझना। आप देखेंगे कितना इजी है ये फिजिकल प्रॉपर्टी, दिखाता हूं बच्चे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार देख रहे हैं कि यार ठीक है आपने यूट्यूब पे सर्च करते गए और आपको अचानक से ये वीडियो दिखा और आप जैसे इसको देखे तो आपको लगा कि यार कुछ कंटेंट इसमें दिख रहा है अच्छा, तो प्लीज 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 मैं आपको बता दूं, ये महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों के लिए मैंने 12th की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इसमें मेरा ऑलरेडी हैलोजन डेरिवेटिव हो चुका है, ये अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर और मैं करा दूंगा फटाफट। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। डेली अपडेट्स बच्चे मैं जनरली कुछ ना कुछ कंटेंट डेली जो है कि इस चैनल पे हमेशा डालते रहता हूँ आपके सिलेबस से रिलेटेड। चलेगा, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला कंटेंट होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, समझाता हूं बच्चे क्या है ये। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करने वाला हूं। तो जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होने वाला है आपके लिए वो यहां पे होने वाला है नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। पॉइंट नंबर 1, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बच्चे, इसका जो थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन आप टेक्स्ट बुक से लिख सकते हो नो डाउट, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो क्या होता है बच्चे नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो मैं आपको समझाता हूं कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपको जो अल्कोहल होता है वो ROH होता है। अब इस केस में क्या होता है कि जो H होता है बच्चे वो पार्शियल पॉजिटिव है, O क्या होता है पार्शियल नेगेटिव होता है, मतलब इनके बीच में क्या हो गया बच्चे पोलैरिटी हो गई। तो आप बोलेंगे कि ये पोलर कंपाउंड है। यही सेम चीज आपको देखने के लिए मिलता है फिनॉल में भी, कि अगर मैं ये फिनॉल लेता हूं तो इस तरह से अगर मैंने फिनॉल लिया तो ये हो जाएगा आपका प्लस
और ये हो जाएगा आपका पार्शियल माइनस। तो इनके बीच में भी क्या हो गया बच्चे, पोलैरिटी हो गई। मतलब ये दोनों कंपाउंड क्या दिखा रहे हैं, पोलैरिटी दिखा रहे हैं। तो पहले आपको यही बोलना होगा कि इनके अंदर पोलैरिटी होती है बच्चे, ये पोलर कंपाउंड या पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। सेकंड थिंग, इसमें आप देखेंगे तो OH का बॉन्ड है, यहाँ पर भी OH का बॉन्ड है, मतलब इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सेकंड थिंग, ये इंटरमॉलिक्यूलर वर्ड क्या आया हुआ है, तो मैं आपको समझाता हूं इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बनाता है। इनके अंदर जो बॉन्डिंग पॉइंट का जो ज्यादा होता है बच्चे, उसके ज्यादा क्यों होता है इनका बॉन्डिंग पॉइंट, ये भी मैं सिखाऊंगा। क्योंकि बच्चे इनका जो कंपाउंड होता है वो एक मॉलिक्यूल जो होता है दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर टर्म में लिंक होता है। कैसे दिखाता हूं मैं आपको, जैसे कि ये देखो, ये आपका R है, ये O है और ये H है, ये आपका हो गया अल्कोहल। अब ये अल्कोहल का जो O रहेगा बच्चे, वो किसी और अल्कोहल का जो पार्ट रहेगा उसके साथ अटैच रहेगा। किस तरह से, आपने बोला है कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है पार्शियल, वैसे ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो इनके बीच में देखो, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या हो रहा है बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। अब ये वाला O किसी और अल्कोहल का जो H होगा उसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, वापस ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे भी बॉन्ड बन गया। दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे हम बोलते हैं कि भाई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और इस बॉन्डिंग की वजह से ये जो कंपाउंड होता है उसका बॉन्डिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये हो गया आपके लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये सेम पैटर्न कौन दिखाएगा, एरोमेटिक रिंग भी दिखाएगा। मतलब कि R के यहाँ पे मैंने एरोमेटिक रिंग ले लिया, AR मतलब एरोमेटिक होता है। तो ये सेम पैटर्न आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करेंगे इसी तरीके से, कोई टेंशन नहीं। दिखाई दे रहा बच्चे, AROH, इनके बीच में क्या होगा यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो गया। ऐसे ये कंटिन्यू करेंगे किसी और के साथ में। कोई कंफ्यूजन है तो फर्स्ट जो टॉपिक है बच्चे, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आप क्या लिखेंगे इसके अंदर कि अल्कोहल एंड फिनॉल जो होता है बच्चे वो वेरी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। बेसिकली अल्कोहल और फिनॉल क्या होता है बच्चे, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। बिकॉज ऑफ दैट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसलिए इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। कैसे लिखना है बच्चे, टेक्स्ट बुक लेके आप एक बार देख सकते हो, अगर आपको सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं आ रही तो। अदरवाइज जो मैं बोल रहा हूं बच्चे वही लिख दो, उठा के छाप दो। सेंटेंस है यहाँ पे इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, अदरवाइज मैं अगर रिएक्शन जैसा कुछ होता तो मैं जरूर लिखा था। सेंटेंस जो थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन होता है इसलिए नहीं लिखा रहा हूं, उसमें बच्चे टाइम पास होता है। ठीक है, आप देखेंगे सर लिख रहे हैं और टाइम पास हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा कि मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेंटेंस आप खुद से फ्रेम कर सकते हो। चलेगा, वापस से मैं रीड करता हूँ आपके लिए, वापस से आपके लिए मैं बता देता हूँ कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ इसके अंदर, कि भाई जो अल्कोहल और जो फिनॉल है वो पोलर कंपाउंड होते हैं। चलेगा, पोलर कंपाउंड होते हैं, और इनके अंदर बचे होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होता है, स्ट्रांगली अटैच होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि भाई इनका नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, स्ट्रांग होता है। क्लियर है, यही तुम्हें बोलना होगा। चलो पॉइंट नंबर सेकंड में दिखाता हूँ। पॉइंट नंबर सेकंड का चलो जगह है मेरे पास, तो मैं पॉइंट नंबर सेकंड नीचे ही कवर कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर सेकंड जो यहाँ पे दिख रहा है मुझे इस समय, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है बच्चे, बहुत ईजी। पॉइंट नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट नंबर सेकंड जो है मेरा बच्चे वो फिजिकल स्टेट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फिजिकल स्टेट। मतलब ये एक्चुअल में दिखता कैसा है, कैसे रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं बच्चे, लोअर अल्कोहल्स आर, ये लोअर अल्कोहल की बात हो रही है अभी फिलहाल, ठीक है। तो जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं उनका जो नेचर है बच्चे वो जनरली कलरलेस होता है। क्या होता है बच्चे, कलरलेस होता है। कैसा होता है उनका नेचर, कलरलेस नेचर होता है। टॉक्सिक होते हैं, तो ये टॉक्सिक लिक्विड भी होते हैं, मतलब खतरनाक होते हैं, ये टॉक्सिक लिक्विड दिखाते हैं। ये किसकी मैं बात कर रहा हूं बच्चे, लोअर अल्कोहल की बात कर रहा हूं। और हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल स्टेट पढ़ रहे हैं, मतलब इनका नेचर कैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं दे आर कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ओडर। तो इनके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक या कैरेक्टरिस्टिक ओडर भी होता है। कैरेक्टरिस्टिक ओडर का मतलब होता है कि स्पेसिफिक स्मेल, जिसको आप देखकर बता सकते हो या स्मेल करके बता सकते हो हाँ ये अल्कोहल है। चलेगा, ऐसा होता है, आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ओडर होता है। चलेगा, अगर मैं फिनॉल की बात करूं कि चलो सर ये तो आपने बता दिया अल्कोहल के बारे में, आप फिनॉल के बारे में कुछ बताइए। तो फिनॉल बच्चे अगर प्योर फॉर्म में रहेगा, तो मतलब प्योर फिनॉल अगर आप लेते हो, अगर आपने प्योर फिनॉल लिया हुआ है तो याद रखना वो भी क्या रहेगा बच्चे, अपने आप में कलरलेस रहेगा। क्या रहेगा वो, अपने आप में कलरलेस रहेगा। तो इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लो कि प्योर फिनॉल जो होगा बच्चे वो कलरलेस होने वाला है प्लस वो टॉक्सिक सॉलिड होगा। क्या होगा, वो टॉक्सिक सॉलिड होने वाला है। क्या होने वाला बच्चा, टॉक्सिक तो रहेगा लेकिन साथ में सॉलिड फॉर्म में रहेगा। और उसके अंदर भी कैसी स्मेल रहेगी, फिनॉलिक स्मेल रहेगी या फिर कार्बोलिक स्मेल रहेगी। तो ये दो जो वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये वर्ड तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका नाम कार्बोनिक एसिड होता है। उसी के बेस पे बता रहे कि भाई फिनॉलिक या फिर कार्बोलिक ओडर हो सकता है इनके अंदर। तो पॉइंट नंबर जो मेरा सेकंड है वो मैंने यहाँ पे खत्म किया। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूंगा तो जो लोअर अल्कोहल होते हैं बच्चे वो कलरलेस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहेंगे,
और उनका स्पेसिफिक ओडर होता है। और अगर प्योर फिनॉल की मैं बात करूंगा तो वो भी कलरलेस होता है, टॉक्सिक होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है बच्चे, सॉलिड फॉर्म में होता है, याद रखना इस बात को। इसको मुझे टेम्परेचर देके मेल्ट कर सकता हूं मैं। बाद में इनका जो स्पेसिफिक ओडर होगा वो फिनोलिक या फिर कार्बोनिक ओडर हो सकता है। चलेगा, ये दो फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। अब आते हैं नंबर सी की तरफ या नंबर थर्ड की तरफ। दिखाता हूं मैं आपको क्या है बच्चे, एक एक चीज को समझते चलेंगे। चार फिजिकल प्रॉपर्टी है, चारों आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए क्या होता है। और इस फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन भी देने वाला हूं, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा ये फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे हमें एग्जाम में हेल्प करेगा अदर क्वेश्चन डील करने के लिए, अदर देन फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी पता है तो आप इसके बेस पे इसका एप्लीकेशन जैसे बोल सकते हैं वो कैसे आप करेंगे। चलेगा, तो मैं दिखाता हूं बच्चे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, समझा रहा हूं आपको क्या बोल रहा हूं। पॉइंट नंबर थर्ड की बात करेंगे जो कि है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, जो कि है बच्चे बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो पॉइंट नंबर थर्ड अगर मैं बोलने जाऊं तो सीधा सीधा बोलूंगा बॉइलिंग पॉइंट। तो पॉइंट नंबर थर्ड हो गया मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा कि सर बॉइलिंग पॉइंट तो कहीं ना कहीं इसका ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन। क्यों ज्यादा होगा बच्चे? क्योंकि बच्चे इसके अंदर पोलैरिटी है प्लस हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। इनके मॉलिक्यूल आपने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बच्चे ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर हाइड्रोकार्बन या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है, अदरवाइज बाकी सबसे ज्यादा होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट अल्डिहाइड, कीटोन, अल्काइल हैलाइड, ईथर, अल्केन, इन सबसे क्या होता है बच्चे ज्यादा होता है, आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जरा ध्यान देना, अगर मैं बोलूं कि मॉलिक्यूलर मास मेरा क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ने वाला है? तो आप बोलेंगे सर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का इंफॉर्मेशन हो गया। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। आप आगे ये पॉइंट ऐड कर सकते हो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स इज हायर देन, अब देन के बाद अल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्केन, ईथर, चलेगा, अल्काइल हैलाइड, ईटीसी, अल्काइल हैलाइड ईटीसी। मतलब इन सबसे ज्यादा होता है बच्चे। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, वापस से पॉइंट नंबर थर्ड रिपीट कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो जरा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, फुल स्टॉप। फिर आगे बोलेंगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन अल्डिहाइड, करस्पॉन्डिंग अल्डिहाइड, कीटोन, अल्केन, ईथर, अल्काइल हैलाइड, ईटीसी। आगे पीछे लिखेंगे तो भी चलेगा। कोई डाउट है बच्चे? कोई डाउट है किसी को कहीं पर भी? पॉइंट नंबर 4 और लास्ट जो है सॉल्युबिलिटी के बारे में ध्यान देना जरा। अब होता क्या है, फिनॉल एंड लोअर अल्कोहल, फिनॉल और लोअर अल्कोहल में कितने कार्बन तक? तो मैं लिख देता हूं यहां पे भाई, नंबरिंग स्पेसिफाई करता अप टू 3 कार्बन। चलेगा, अप टू 3 सी लिखा है, मतलब अप टू 3 कार्बन तक, मतलब प्रोपाइल तक मैं बोलूंगा ऑन एन एवरेज। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है, अगर उसकी बात करूं मैं पानी के अंदर, तो फिनॉल और जो लोअर अल्कोहल होते हैं जो कि 3 कार्बन तक होते हैं, वो क्या होता है बच्चे, सॉल्युबल इन वाटर। वो क्या होता है बच्चे, पानी में सॉल्युबल होते हैं। कौन से कार्बन की मैं बात कर रहा हूं? अल्कोहल में 3 कार्बन तक, फिनॉल तो बाय डिफॉल्ट रिंग वाला जो रहेगा वो तो फिक्स रहेगा। तो फिनॉल और जो लोअर अल्कोहल होते हैं अप टू 3 कार्बन तक, वो पानी में सॉल्युबल होते हैं। क्वेश्चन है कि सर कैसे सॉल्युबल होते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा व्हाई अल्कोहल अप टू 3 कार्बन और फिनॉल आर सॉल्युबल इन वाटर। तो आपका आंसर बनेगा बिकॉज दे कैन फॉर्म कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि बच्चे ये H के साथ, मतलब जो पानी होता है उसके H के साथ क्या करते हैं, ये बॉन्ड बना देते हैं, या उसके O के साथ बॉन्ड बना देंगे, मतलब H का बॉन्डिंग बन जाएगा, कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। दिखाता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पे जैसे ये अल्कोहल है बच्चे, ROH, मैंने ये अल्कोहल लिया हुआ है और यहाँ पे पानी है। तो होता क्या है कि ये पानी का H आपको पता है ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। वैसे यहाँ पर भी ये पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। चलेगा, अब ये पानी है तो वापस ये पानी का जो O रहेगा वो कहीं ना कहीं अल्कोहल का जो H रहेगा उसके साथ बॉन्ड बना देगा। देखो इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो यहां पर भी बॉन्ड बन रहा है, यहां पर भी बॉन्ड बन गया। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई अल्कोहल और फिनॉल इस नेचर को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। दे हैव अ एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल, कोई कंफ्यूजन है? तो इस तरह से हमारा सारा का सारा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हुआ यहाँ पे बच्चे, आसानी से खत्म हो गया। कोई डाउट है किसी को? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं इसी के बेस पे, और वो क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है,
चलो ये मेरे ख्याल से आप क्लियर हो एकदम, ठीक है। चलो तो मैं आपको अब क्या करने वाला हूं बच्चे, अब आपको मैं दिखाने वाला हूं एक क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन कुछ इस तरह से, फिनॉल के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, दो कंपाउंड्स ने लिया हुआ है और बोल रहा है कि एक कंपाउंड पानी में ज्यादा सॉल्युबल है, एक कंपाउंड पानी में कम सॉल्युबल है। उसका रीजन आपको बताना है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल है, एक कंपाउंड कम सॉल्युबल है। कंपाउंड का नाम है ओ नाइट्रोफिनॉल और दूसरे का नाम है पी नाइट्रोफिनॉल। तो मैं आपको बता दूं कि ये फिनॉल हो गया मेरे पास, ए वाला कंपाउंड, और ये बी वाला कंपाउंड भी आपको दिखा देता हूं, ये भी फिनॉल में बना लेता हूं पहले। तो ये रहा मेरा बी वाला कंपाउंड, ये भी अपने आप में फिनॉल है। ओ नाइट्रो बोला है मतलब कुछ ऐसा रहेगा, और पी बोला है मतलब ये कुछ ऐसा रहेगा। तो कंफ्यूजन जैसे कोई चीज नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस, यहाँ पे भी माइनस होगा, ये प्लस होगा, प्लस माइनस के हिसाब से ये बैलेंस होते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं। अब क्वेश्चन है कि ये जो है बच्चे लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर, इसका रेंज भी होता है, मैं रेंज फिलहाल नहीं दे रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में कुछ भी हो सकता है कि भाई ये 0.2 ग्राम पर एमएल होता है, ये 0.1.7 ग्राम पर एमएल होता है, मैं बोल नहीं रहा हूं कितना है, बस आप इतना मान चलो कि ये कम पानी में सॉल्युबल है, और ये होता है मोर सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल इन वाटर, मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो क्वेश्चन बच्चे यही है कि भाई ऐसा क्यों ये ज्यादा सॉल्युबल है, और सॉरी कम सॉल्युबल है और ये ज्यादा सॉल्युबल है, ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन बच्चे सबको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आ सकता है कि भाई ओ नाइट्रो, इसको हम बोलते हैं ओ नाइट्रोफिनॉल, नाम लिख देता हूं आपके लिए, ओ नाइट्रोफिनॉल जो है बच्चे उसके बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे पी नाइट्रोफिनॉल के बारे में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि ओ नाइट्रोफिनॉल इज लेस सॉल्युबल इन वाटर देन पी नाइट्रोफिनॉल, क्यों ऐसा। अगर मैं दोनों के अंदर पानी मिलाऊंगा तो दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग क्यों हो रही है, दिखाता हूं मैं इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर दिखा दो बच्चे, ध्यान दो जरा क्या होगा इसका रीजन। तो अगर मैं ओ नाइट्रोफिनॉल की बात करूं, इसका कंपाउंड आपके सामने है, ये रहा आपका कंपाउंड भाई, ये आपका ओ नाइट्रोफिनॉल हो गया, ये आपका ओ एच हो गया, ये आपका इस तरह से हो जाएगा। आपको मैं बता दूं बच्चे, ये नेगेटिव बना रहा है, ये पॉजिटिव बना रहा है, मतलब ये जो नेगेटिव है इसके पास चांसेस है कि इस OH, ये तो इस तरह से रहेगा कि नहीं रहेगा, H प्लस है ना, तो इसके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाएगी, मतलब कि ये पानी के साथ बॉन्ड ना बना के आपस में ही बॉन्डिंग बना दे रहा है। तो पानी के साथ बॉन्डिंग क्या करेगा, बहुत कम बनाएगा, क्योंकि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। और इसका जो O वाला पार्ट है वो सिर्फ पानी से बॉन्ड बना सकता है, देखो इस तरह से। तो यहाँ पे पानी के साथ बॉन्डिंग कौन बना रहा है, सिर्फ एक ही एटम बना रहा है, ऑक्सीजन, और कोई पानी के साथ में बॉन्ड बनाने के लिए रेडी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये हो गया इंट्रामोलिक्यूलर। इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर। ये इंटरमोलिक्यूलर नहीं है, ये जो बॉन्डिंग जो मैं सर्कल कर रहा हूं इस समय, इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। इंट्रा का मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही, इंट्रा स्पेलिंग गलत हो गया, इंट्रामोलिक्यूलर, स्पेलिंग गलत हो गया, मॉलिक्यूलर, ठीक है अब सही है, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस हो गया। कैसा फोर्स हो गया बच्चे, ये इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। देखो N डबल बॉन्ड O माइनस हो गया, तो ये माइनस और ये H का प्लस, पार्शियल बॉन्ड बनाएंगे, पार्शियल मतलब यहाँ पे चार्जेस, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा एक बॉन्ड बन जाएगा। तो अब इस O के पास भी कैपेसिटी नहीं कि वो किसी और पानी से अटैक हो, इस H के पास भी कैपेसिटी नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना चुका है। हर एक एलिमेंट जनरली एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है पार्शियल, जैसे यहाँ पे O के पास दो बॉन्डिंग होती है, तो आप देखेंगे भाई एक बॉन्डिंग इसके साथ हो गया, एक बॉन्डिंग इसके साथ हो गया, खत्म हो गया इसका। ये जनरली H एक बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल O के साथ बॉन्ड बना चुका है, तो इसकी भी कैपेसिटी खत्म हो गई। ये O जनरली दो बॉन्ड बनाता है, ऑलरेडी दो बॉन्ड बना हुआ, एक एक्स्ट्रा पार्शियल बना सकता है जो कि पानी के साथ उसने बना दिया, तो एक ही अटैचमेंट है पानी के साथ, पानी के साथ बहुत सारा अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है, एक ही अटैचमेंट हो पा रहा है। मतलब इसीलिए ये इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होने की वजह से बिटवीन H एंड O, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का H और नाइट्रो ग्रुप का O स्पेसिफाई कर देना, इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से ये पानी के साथ में बॉन्ड नहीं बना पाता है। अब आते हैं इस कंसेप्ट की तरफ, भाई ये क्या करता है फिर। तो ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है इस समय, ये कुछ ऐसा है, और जब इसमें पानी मिलाएंगे तो क्या होगा बच्चे, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, तब क्या होगा, ये जो H वाला पार्ट है वो पानी के बॉन्ड बना देगा, पानी के O से बॉन्ड बना दिया। ये जो O दिखाई दे रहा है ये क्या करेगा, पानी के H के साथ बॉन्ड बना दिया, दिखाई दे रहा है कि नहीं, बहुत सारा पानी रहेगा ना आपके पास। और ये जो NO का जो O दिखाई दे रहा है ये भी क्या करेगा, रुकेगा थोड़े, ये भी क्या करेगा, पानी के पार्शियल मतलब ये पॉजिटिव साथ में बॉन्ड बना देगा। मतलब दिखाई दे रहा है एक बॉन्ड यहाँ पे बना पानी का, एक बॉन्ड यहाँ पे बना, एक बॉन्ड यहाँ पे बना, तो बच्चे मेजॉरिटी ऑफ बॉन्डेड बन रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ बॉन्डेड यहाँ पे क्या होता है दिखाई दे रहा है, बॉन्ड बन रहे हैं बेसिकली, ज्यादा बॉन्ड यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब इसको हम बोलेंगे भाई ये कहीं ना कहीं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बन रहा है विद वाटर मॉलिक्यूल। इसको हम बोलेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या बना रहा है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बना रहा है, मतलब ये सॉल्युबिलिटी ज्यादा दिखाएगा और ये सॉल्युबिलिटी कम दिखाएगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को कहीं पर भी, कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं जरूर उसके ऊपर रिप्लाई करूंगा। तो इस तरह से जरा मैं हट जाता हूं जिनको कुछ लिखना है अगर।
चलो इतना टाइम आपके लिए बहुत है। तो इसी के साथ ये जो मेरा लेक्चर नंबर 4 है बच्चे, वो मैं स्टॉप कर रहा हूँ और इसी एक्सपेक्टेशन में स्टॉप कर रहा हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे, मिलते हैं।